हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +1 के फिजिक्स का हमने जो काइनेमेटिक्स जो चैप्टर स्टार्ट किया था, ओके, उसका दूसरा पार्ट, दैट इज़ मोशन इन अ प्लेन। इससे पहले हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन। तो इससे पहले हमने मोशन को स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन के रूप में हमने स्टडी किया था। अब जो मोशन होगा वो प्लेन में होगा। प्लेन का मतलब अब एक डायमेंशन नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, एक ही लाइन में, एक ही स्ट्रेट लाइन में आपका हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो मूव करता था, उसका मोशन होता था। अब जो मोशन होगा दैट विल बी इन 2 डायमेंशन, ठीक है, या मोशन इन अ प्लेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम ग्राफ देखें तो अगर हम एक्सिस बना लें, ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये वाई एक्सिस हो जाएगी। तो अब जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो एक्स डायरेक्शन में भी मोशन करेगा और वाई डायरेक्शन में मोशन करेगा। बोलने का मतलब वो इस तरह भी आगे जाएगा और कुछ वो ऊपर की तरफ भी जाएगा इन वाई डायरेक्शन। मान लीजिए जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया था कि कोई प्लेन, कोई आपका एयरक्राफ्ट होता है, उसका मोशन एक प्लेन में होता है। ठीक है, प्लेन बोलने का मतलब एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अगर मैं इसको एक्स वाई प्लेन बोलूँ तो क्या होगा, वो आपका एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर उसने कुछ एक्स डायरेक्शन में मूव किया है और कुछ आपका वाई डायरेक्शन में मूव हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो मोशन है इट इज़ मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए टू डिफाइन इट्स मोशन, एक्स एंड वाई। ओके, चलिए अब इसमें जो हम शुरू में जो टॉपिक करने वाले हैं, मोशन इन 2 डायमेंशन या तो मोशन इन अ प्लेन, वो हम पढ़ेंगे सबसे पहले वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर्स, ठीक है, इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ वेक्टर्स। ओके, अब देखिए मैं आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत बता चुका हूँ कि क्या होता है, आपकी 2 प्रकार की क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटी होती थी? ये वो क्वांटिटी होती थी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, टाइम, सॉरी, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। ओके, इनके पास ये सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन करी जाएंगी। ठीक है, ये मैटर नहीं करता है कि डायरेक्शन कौन सी है। ठीक है, डायरेक्शन जो मर्जी हो, इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताए थे, जैसे टाइम। टाइम क्या है? टाइम इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो और टाइम को आप क्या बोलते हैं? जैसे 11 आवर्स बोल दिए आपने। ठीक है, तो क्या आपको इसके लिए डायरेक्शन ज़रूरी होती है? आप चाहे ईस्ट डायरेक्शन में जाएं, चाहे वेस्ट में जाएं, चाहे साउथ में जाएं, ठीक है, जो टाइम है उसको डायरेक्शन के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं होता है, चाहे आपको जो मर्जी डायरेक्शन में आप जाएं। ठीक है, तो ये क्या है, इसका सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, टाइम मैग्नीट्यूड से ही डिफाइन होगा। ठीक है, तो ये क्या है, स्केलर। अब मैंने बताया था आपको वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए उनका मैग्नीट्यूड भी होता है और उनका एक डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से, यहाँ पे एग्जांपल भी लिखे हैं स्केलर क्वांटिटी के। स्केलर क्वांटिटीज़ जैसे मास, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, वर्क, पावर, टेम्परेचर। ओके, तो ये सारे क्या हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन किया जाएगा, उनका उनका डायरेक्शन नहीं होती इनके पास कोई। ठीक है, डायरेक्शन से इनका कोई रिलेशन नहीं है। ओके, मान लीजिए आपके पास 2 मीटर की रस्सी है, रोप है आपके पास 2 मीटर की। आपने रस्सी को ऐसे पकड़ा, ठीक है, तो 2 मीटर है इसकी लेंथ। अब रस्सी को आपने ऐसे रख दिया, इस डायरेक्शन में रख दिया, तो अब ये 2 मीटर रहेगी ना। ठीक है, तो लेंथ या तो आप डिस्टेंस बोल सकते हैं, वो क्या होती है, दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। हाँ, अगर बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे हैं, ठीक है, 2 मीटर आप गए। ठीक है, अब क्या किया आप, दोबारा जिस पॉइंट से चले थे वहीं पे वापस आ गए, 2 मीटर दोबारा वापस आ गए, तो अब आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ज़ीरो।
ठीक है, क्योंकि आपने डायरेक्शन चेंज करके आप दोबारा वहीं पे आ गए हैं, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो। जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पे वापस आ गए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, ज़ीरो। इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है, तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो। और अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस बोलूँ तो आप 2 मीटर गए और 2 मीटर वापस आ गए, तो क्या हो गया, डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर। ठीक है, ये फ़र्क होता है। ठीक है, डिस्टेंस का डायरेक्शन के साथ या लेंथ का डायरेक्शन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, चाहे वापस उल्टी डायरेक्शन में मुड़ के आ गया, कोई बात नहीं, आप बोलेंगे आप 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किए या तो लेंथ ट्रैवल किए। ठीक है, ओके। और वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होंगी, जिनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दोनों उसके पास होंगे, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी, देखो मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट को 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, फोर्स को न्यूटन में मेजर किया जाता है। ओके, मैं यहाँ से 10 न्यूटन की फोर्स, धक्का लगाया मैंने 10 न्यूटन का। ओके, अब इधर से आप हैं उल्टी डायरेक्शन में, आप यहाँ पे 3 न्यूटन की फोर्स यहाँ पे ऐसे लगा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे टोटल कितनी फोर्स लग रही है, 13 न्यूटन नहीं होगा, योर आंसर विल नॉट बी 13 न्यूटन। ठीक है, अब देखो ये फोर्स लग रही है ऐसे, ओके, और ये फोर्स लग रही है इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में। तो 10 न्यूटन से इधर मैं इस यहाँ को फोर्स लगा रहा हूँ और 3 न्यूटन से आप ऐसे लगा रहे हैं, तो टोटल 7 न्यूटन से ये ऑब्जेक्ट इस तरह मूव करेगा, क्योंकि 3 न्यूटन आप यहाँ से इसका क्या कर दे रहे हैं, उसको ख़त्म कर दे रहे हैं। ओके, तो 7 न्यूटन, तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी यही है। यहाँ पे डायरेक्शन मैटर कर रही है कि फोर्स कौन सी डायरेक्शन से लग रही है। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन से हम फोर्स लगा रहे हैं वो यहाँ पर मैटर करता है। ओके, तो जैसे मान लो 5 मिनट हो गए आपको एग्ज़ाम में बैठे हुए, ठीक है, उसके बाद 3 मिनट और हो गए, तो आपको टोटल 8 मिनट हो गए एग्ज़ाम में बैठे हुए। ओके, तो हमेशा टाइम क्या होगा, ऐड ही होगा, इसमें कोई भी वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, टाइम एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, इसमें चाहे जो मर्जी हो, डायरेक्शन वगैरह जो मर्जी, आप इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन मैटर कर रही है। ठीक है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डायरेक्शन के साथ अगर कोई चीज़ आए तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। ओके, तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज़। ओके, अब देखिए, अब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी एक। ठीक है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसकी क्या होगी, रिप्रेजेंटेशन। मान लो फोर्स है, ठीक है, फोर्स है 10 न्यूटन। ठीक है, फोर्स है 10 न्यूटन, और इसकी ये जो 10 न्यूटन फोर्स होगी इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, वो हमें बतानी होगी कि फोर्स ऐसे लग रही है कि ऐसे लग रही है। ठीक है, कि फोर्स ऐसे लग रही है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड है। अब मैं फोर्स इंक्लाइंड भी लगा सकता हूँ ना यहाँ से, मतलब 30 डिग्री एंगल के ऊपर मैं किसी चीज़ को ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें डायरेक्शन मैटर करती है। ओके, फोर्स के साथ, फोर्स डायरेक्शन के साथ क्या करेगी, उसका रिलेशन होगा डायरेक्शन के साथ। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी डायरेक्शन, उसके पास एक डायरेक्शन होगी। ओके, तो हम एक वेक्टर क्वांटिटी को किस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी को किस तरह से हम डिफाइन करें। ओके, मैं बोल दूंगा जी फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन है। ठीक है, फोर्स को न्यूटन में मेजर किया जाता है। ओके, 10 न्यूटन की फोर्स लगाई मैंने। ओके, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, वो फोर्स मैंने कैसे लगाई, ऐसे लगाई किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कि ऐसे लगाई, कि किसी, मान लो यहाँ पे कोई दीवार है ये, तो मैं दीवार, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, या मैंने इसको किसी एंगल के ऊपर ऐसे लगा दी। ठीक है, तो फोर्स को जो डिफाइन, उसको एक वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है। किस तरह से, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जनरली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, विद एरो हेड ऑन, मतलब एरोड लाइन लगाई जाती है। ओके, और जो उस एरो की लेंथ होती है वो उसका मैग्नीट्यूड बताती है। ठीक है ना, तो देखिए इस तरह से एक वेक्टर को बनाया जाता है। देखो यहाँ पे इस डायग्राम में बनाया हुआ है एक वेक्टर को। ठीक है, ये एक आपका कोई इस तरह से ए वी क्या है, एक वेक्टर है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो उस वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैंने बोला था फोर्स कितनी है
10 न्यूटन। तो ये जो इसकी लेंथ है वो 10 जो मैग्नीट्यूड है, 10 क्या है मैग्नीट्यूड, उसको डिफाइन कर रही है। ओके, और देखिए क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं टेल। ठीक है, ये जो पॉइंट ए है इसको क्या बोलेंगे टेल। और जिस तरफ को डायरेक्शन होती है उस तरफ क्या लगाते हैं आप, एरो लगाते हैं। ठीक है सॉरी। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे बड़े आसान से बताया हुआ है, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एरोड लाइन इज कॉल्ड टेल। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं टेल। और या इसको क्या बोल सकते हैं आप, ओरिजिन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, यहाँ से आपका वेक्टर स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पर द एंड ऑफ द एरोड लाइन इज कॉल्ड हेड और टिप। ओके, हेड और टिप। तो इसको हेड बोलेंगे या तो क्या बोल देंगे टिप बोल देंगे। ठीक है, ये एरो जैसा यहाँ पे लगा होगा। ओके, तो किसी भी वेक्टर को आप इस तरह से, मान लीजिए फोर्स क्या है आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आपको फोर्स को अगर वेक्टर क्वांटिटी बताना है तो यहाँ पे आपको वो कैपिटल लेटर में लिखना है एफ। ठीक है, फोर्स किससे होता है एफ से। और एफ के ऊपर क्या लगाना है आपको, इस तरह से ऐसे, इसके हेड के ऊपर क्या लगाना है, एक एरो लगाना है। ठीक है, तो लिखा है इन राइटिंग अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लेटर हैविंग एरो हेड ऑन इट। ठीक है, जैसे ये क्या था, ये हमने कोई वेक्टर पी यहाँ पे माना था, वेक्टर पी। तो वेक्टर पी जो है इट इज़ इक्वल टू ए और बी, तो वेक्टर ए बी के बराबर। ठीक है, इस तरह से एक वेक्टर क्वांटिटी को लिखा जाता है। ओके, ठीक है, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल मैंने बोला फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है, तो 10 न्यूटन को आपने एक ग्राफिकली किस तरह से लिखना है, तो इस तरह से वेक्टर को लिखा जाता है। ओके, चलिए अब देखो वेक्टर आपके यहाँ पे दो प्रकार से वेक्टर को डिफाइन किया गया है। ओके, तो सबसे पहले है आपका पोलर वेक्टर और दूसरा है एक्सियल वेक्टर। ओके, तो देखिए पोलर वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं, द पोलर वेक्टर आर दोज वेक्टर विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ओके, जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, ये क्या हैं सारे पोलर वेक्टर हैं। पोलर वेक्टर के पास क्या होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ऐसे हम, जैसे मैंने को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है। ठीक है, मेरे को बोलना है कि जी जो आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं एस से, डिस्प्लेसमेंट को एस से, तो ऐसे लिखूंगा एस वेक्टर। ठीक है, ये क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब मैंने वेक्टर लगा दिया तो क्या है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, तो मैंने बोला कि इस तरह से है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है 10 मीटर, ऐसे मैंने बोल दिया। चलो एग्जांपल के लिए ऐसे लिख दिया, पर वैसे वेक्टर में यहाँ पे ये सिर्फ मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये वेक्टर नहीं है। चलो आगे हम समझेंगे कि आगे किस तरह से लिखा जाएगा अगर डिस्प्लेसमेंट लिखना है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में इस तरह से नहीं लिखा जाएगा फिलहाल तो, पर मैं बोल रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है। ठीक है, तो ये पोलर वेक्टर क्यों है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे इसको वेक्टर बनाऊँगा, जब इसको मैं डिफाइन करूँगा तो इसके पास एक स्टार्टिंग, जब मैं वेक्टर बनाऊँगा इसके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जब हम मेजर करते हैं तो हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट होता है, देयर इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट, और उसके पास एक डायरेक्शन होगी। ठीक है, जो इस तरह से आपका वेक्टर बता रहा है, और ये जो जितनी लेंथ होगी इस वेक्टर की ये 10 मीटर को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, तो इस तरह से मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफाइन कर दिया। ओके, तो जैसे आपका फोर्स है, तो फोर्स कितनी है 10 न्यूटन। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर क्या लग रही है, एक 10 न्यूटन की मैं फोर्स लगा रहा हूँ। तो 10 न्यूटन भी मैं कैसे लिखूँगा, इस तरह से ऐसे वेक्टर बनाऊँगा। ठीक है, ये इसका टेल है, ये इसका हेड है। ठीक है, तो 10 न्यूटन को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, फोर्स को, तो इस तरह से हम बता सकते हैं इसको। अब देखिए दूसरे होते हैं आपके एक्सियल वेक्टर। ठीक है, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर कौन से वेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, डेफिनेशन देख लेते हैं पहले, ये है डेफिनेशन। ठीक है, द एक्सियल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर विच रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफेक्ट and acts along the axis of rotation in accordance with the right hand screw rule. ओके, तो देखिए समझते हैं इस चीज़ को। अब देखिए क्या होगा, ये जो आपके एक्सियल वेक्टर हैं, मान लीजिए आपके पास एक नट और एक बोल्ट है। ठीक है, या तो आप अपने जो हमारी बोतल होती है, बोतल का जो ढक्कन होता है वो कैसे खुलता है। ठीक है, उस ढक्कन को क्या करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। ठीक है, ढक्कन को घुमाएंगे, ढक्कन को क्या दे रहे हैं हम, टॉर्क दे रहे हैं। ठीक है, जो ऐसे घुमाने वाली फोर्स होती है ना उसको क्या बोलते हैं टॉर्क। एक तो होती है ऐसे फोर्स लगाना,
किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फोर्स लगा दी हमने सीधा लीनियरली, उसको बोलते हैं फोर्स। जब हम किसी चीज़ को फोर्स लगाते हैं उसको घुमाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, टॉर्क। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका कोई बोल्ट था, ये बोल्ट है, बोल्ट के ऊपर क्या लगा है, नट लगा है यहाँ पे। ठीक है, या तो आप बोल सकते हैं कि आपके पास कोई बोतल है, पानी की बोतल है। ठीक है, ये पानी की बोतल, ओके, इसके ऊपर क्या होता है, ढक्कन होता है ना एक, उसको खोलने के लिए आपको क्या देनी, टॉर्क देनी पड़ती है, उसको गोल गोल घुमाना पड़ता है। तो अब जब आप इसको घुमाते हैं, एक टॉर्क देते हैं, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होती है, वो जो उसकी एक्सिस होती है, ऐसे वो ऊपर की तरफ मूव करता है या तो नीचे की तरफ मूव करता है ढक्कन आपका। ओके, तो वो क्या करता है, देखो उसको हम घुमा ऐसे रहे हैं, पर उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है, जो उसकी मूवमेंट होती है, वो या तो ढक्कन ऊपर की तरफ जाता है या तो नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, वो अपनी एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करता है, ऐसे जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करेगा, ओके, तो उसी एक्सिस के अबाउट वो मूव करता है। ओके, तो इसकी जो डायरेक्शन है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, एक्सियल वेक्टर। ओके, एक्सियल वेक्टर क्यों बोला, क्योंकि इसको हमने जो फोर्स दी, जो टॉर्क दी थी, ठीक है, वो कुछ इस तरह से दी थी, ऐसे इसको घुमाया था। ठीक है, जब इसको रोटेशनल मोशन हमने दिया था, रोटेट किया था, बट इसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, जो यहाँ पर जो डायरेक्शन है, जैसे हमने क्या दिया, टॉर्क दिया, फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई, टॉर्क। अब फोर्स की जगह हम क्या बोलेंगे कि हमने इसको ऐसे घुमा दिया। ठीक है, हमने क्या दिया, इसको फिजिकल क्वांटिटी क्या है, टॉर्क, हमने इसको ऐसे घुमाया, बट इसकी जो मूवमेंट हुई वो क्या हुई, बोतल का ढक्कन कहाँ गया, ऊपर की तरफ गया या तो नीचे की तरफ गया। ओके, तो इसको क्या बोल दिया हमने, एक्सियल वेक्टर। ठीक है, हमने जो फिजिकल क्वांटिटी थी वो दी कुछ और तरह से, और हमें जो मोशन मिला वो मिला अलोंग द एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर हम इसको क्या बोल देंगे कि ये क्या है, हमारा एक एक्सियल वेक्टर है। ठीक है, तो राइट हैंड स्क्रू रूल होता है एक, उसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन को बताते हैं। मान लीजिए आप अपने बोतल के ढक्कन को, जब आप उसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे अगर घुमा रहे हैं, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ। ठीक है, अगर आप अपने बोतल के ढक्कन को क्लॉकवाइज ऐसे घुमा रहे हैं, तो वो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो एक राइट हैंड स्क्रू रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इस डायरेक्शन को बता सकते हैं। ओके, फिलहाल मैं इसको आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए इतने से हमारा काम चल पड़ेगा। तो कुछ एग्जांपल हैं, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलेरेशन, टॉर्क। टॉर्क मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आगे जाके बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, टॉर्क के बारे में आपको बता दिया। टॉर्क एक ऐसी फोर्स होती है जो कि किसी चीज़ को घुमाती है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और ये जो टॉर्क, हमने जैसे बोतल का ढक्कन को घुमाया, तो जो हमारा मूवमेंट हुई वो कहाँ हुई, बोतल का ढक्कन ऊपर की तरफ आ गया या तो नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, ओके, तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। अब देखिए, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या अंतर होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड ही होता है और वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन दोनों होते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं, द वेक्टर क्वांटिटी चेंज आइदर बाय चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड और इट्स डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनकी जो वैल्यू, उनका जो वैल्यू होती है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या कर जाती हैं, चेंज कर जाती हैं। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी जो होती हैं वो तभी चेंज होगी अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो। ठीक है, अब जैसे मैं बोलता हूँ स्पीड, स्पीड क्या है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर स्पीड को चेंज होना है, अगर स्पीड को चेंज होना है, मान लो मैं पहले 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ। ठीक है, अगर ये जो स्केलर क्वांटिटी है, अगर इसको चेंज होना है तो मेरे को अपना मैग्नीट्यूड चेंज करना होगा। ठीक है, तो अगर स्पीड कम करता हूँ, 60 किलोमीटर पर पे आ जाता हूँ, तो क्या होगा, स्पीड चेंज हुई मानी जाएगी। अब आगे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी दो प्रकार से चेंज हो सकती है। अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर मान लो मैं यहाँ पे इस तरह से चला हूँ 80 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इस डायरेक्शन में वापस आ जाता हूँ 80 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, तो मेरी वेलोसिटी क्या मानी जाएगी, चेंज हो जाएगी मेरी वेलोसिटी, अगर मैं मैथमेटिकली अगर बात करूँ तो। ओके, तो
जैसे मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल दिया था, तो मैंने बोला था कि आप 2 किलोमीटर यहाँ पे जाइए और 2 किलोमीटर वापस आ जाइए, तो डिस्टेंस क्या होगी 4 किलोमीटर। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, 2 किलोमीटर आप गए और 2 किलोमीटर दोबारा उसी पॉइंट पे वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी 0। ठीक है, 2 किलोमीटर गए थे और 2 किलोमीटर वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, उसी पॉइंट पे आप वापस आ गए, तो डायरेक्शन चेंज हुई है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, चेंज हो गई, डिस्प्लेसमेंट 0 बोल रहे हैं अब हम। और 2 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर हम गए और 2 किलोमीटर ही वापस आ गए उस पॉइंट के ऊपर, तो डिस्टेंस क्या है 4 किलोमीटर। हम डायरेक्शन चेंज करके आ गए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, डिस्टेंस को हमने डिफाइन ही इस तरह से किया है कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, तो स्केलर क्वांटिटीज़ सिंपल एल्जेब्रा से ऐड या सब्ट्रैक्ट करी जा सकती हैं। जैसे जैसे 5 मिनट में अगर आप 3 मिनट जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 मिनट। ओके, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर फोर्स की बात करूं, अगर मैं 5 न्यूटन में 3 न्यूटन ऐड करूं तो फोर्स कितनी हो जाएगी 8 न्यूटन। ठीक है, बट ऐसा नहीं बोल सकते हैं, आपको यहाँ पे डायरेक्शन देखनी पड़ेगी कि ये 5 न्यूटन अगर ऐसे लगाए गए थे, अगर 3 न्यूटन भी इसी डायरेक्शन में लगाए गए थे तब आप 8 न्यूटन बोलेंगे। ओके, अगर 5 न्यूटन ऐसे लगाए गए थे और 3 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में लगाए गए थे तब आप सिंपली ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाए जाते हैं यहाँ पे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डिनरी लेटर्स, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगाया जाता है, जैसे वेक्टर पी है तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको। ओके, चलिए आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। इससे आगे हम टाइप्स ऑफ वेक्टर, और भी टाइप्स होती हैं वेक्टर की, उनको स्टडी करेंगे, जैसे इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो सारा स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।